नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं पुनः इनकम टैक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा मैंने कहा है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों को बताना है। आज का जो टॉपिक है मेरा, उसके संबंध में मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इसके लिए आप पुस्तकों का विस्तृत अध्ययन करें और विस्तृत अध्ययन करने के साथ साथ, क्योंकि ये पूरी चीज़ें जो आज के टॉपिक में शामिल है, जिसमें कर की वसूली, वापसी, अपील तथा पुनर्विचार और अर्थदंड है, इसके संबंध में आप सिर्फ इसी को ही सही ना मानें। यदि आप कोई कानूनी सहायता लेना चाहते हैं तो वकील से इस संबंध में आप चर्चा कर सकते हैं, नियमों का गहन अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इस पर कोई कार्रवाई करें, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अभी तक के मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। ये जो चैप्टर है कर की वसूली, अपील तथा पुनर्विचार और अर्थदंड, यहाँ पर भी मैंने प्रमुख चीज़ों को शामिल किया है। ये चीज़ें एमओएम के विद्यार्थियों के साथ ही साथ महाविद्यालय में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोज़ भी आपको पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ टैक्स या कर की वसूली की। अगर हम बिल्कुल साधारण सी भाषा में बोलें तो कर की वसूली से आशय उस राशि से है जो कि करदाता द्वारा किन्हीं कारणों से निर्धारित अवधि में चुकाई नहीं गई है। इसमें कर भी शामिल है, ब्याज भी शामिल है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ऐसी कोई राशि जो करदाता को आयकर विभाग को चुकानी थी लेकिन उसने समय पर नहीं चुकाई, ऐसी चीज़ें ही कर की वसूली के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए अवधि क्या होती है? तो जब मांग का नोटिस प्राप्त होता है उसके 30 दिन या वो अवधि यदि इसे चाहे तो कम की जा सकती है। इसका प्रावधान धारा 220(1) में दिया गया है। ब्याज का भुगतान, यदि नोटिस में लिखी गई राशि दी गई अवधि के अंदर नहीं चुकाई जाती तो उस पर 1% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होता है। ये धारा 220(2) के तहत दिया गया है। यदि किसी अपील में मांग की गई राशि कम कर दी गई है तो उसी के अनुरूप ब्याज की राशि भी कम कर दी जाती है। यदि मांग की राशि बढ़ा दी गई है और नोटिस में उल्लेखित अंतिम तिथि के बाद भी उसका भुगतान किया जाता है तो उस पर ब्याज का भुगतान करना होगा। तब नोटिस में यदि कोई राशि बढ़ी हुई मिलती है हमें और हम उसे अंतिम तिथि तक भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उस पर हमें ब्याज देना होगा। मांग जो भी है उस पर प्रधान मुख्य कमिश्नर या प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर करदाता के प्रार्थना पत्र देने पर जो निम्न चीज़ें अभी मैं बताने जा रहा हूँ उनसे संतुष्ट होकर ब्याज को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। इसका उल्लेख धारा 220(2)(a) में किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जब कर के भुगतान में करदाता को वास्तव में कठिनाई होती हो, कमिश्नर को ये लगता है कि वास्तव में उसे कठिनाई होगी, तो ब्याज को माफ़ एवं कम कर सकते हैं। राशि का भुगतान में चूक ऐसी कारणों से हुई है जो करदाता के नियंत्रण से बाहर रही हो। जो भी देरी हुई या जो भी ब्याज उसने समय पर नहीं चुकाया, उसमें करदाता की कोई गलती नहीं मिली है या उसके नियंत्रण से बाहर की स्थिति थी, उस स्थिति में कम हो सकती है। कर निर्धारण के पूछताछ तथा राशि वसूली में करदाता ने सहयोग किया हो, ये चीज़ें हैं जिसके तहत ये बातें आती हैं। अब जैसे हम आगे चलते हैं, इसी में चूक में करदाता तथा कर में चूक करने पर अर्थदंड, धारा 221 है। यदि स्वीकृत अवधि में मांगी गई राशि भुगतान नहीं हुई तो करदाता को भुगतान में चूक माना जाता है। ऐसी दशा में उस पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है और इस अर्थदंड को लगाने के क्या प्रावधान है उसका उल्लेख इस प्रकार से है।
चूक होने पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। अर्थदंड की राशि बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन किसी दशा में यह अर्थदंड कुल न चुकाई गई कर की राशि से अधिक नहीं होगी। अर्थात जितनी कर की राशि उससे चुकानी थी, किसी भी दशा में अर्थदंड उससे अधिक नहीं होगा। यदि कर निर्धारण अधिकारी चूक के कारणों को उचित तथा पर्याप्त समझता है तो अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा। अब बात करते हैं हम वसूली के तरीकों की। कोई भी राशि हो, चाहे कर की हो, ब्याज की हो, जुर्माना की हो, अर्थदंड की हो, या कोई भी रकम हो जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता को देनी हो, तो उसे निम्न विधियों से वसूला जा सकता है। पहला, टैक्स रिकवरी अधिकारी खुद वसूली कर सकता है, जिसमें वो चल अचल संपत्ति की कुर्की करेगा। करदाता की जो चल अचल संपत्ति है उसकी कुर्की कर सकता है। करदाता को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता है। संपत्तियों को बेचकर पैसे चुकाने के लिए किसी को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। नियोक्ता को नोटिस देकर वेतन कुर्क करके भी कर की वसूली की जा सकती है। यदि कोई वेतन भोगी कर्मचारी है तो नियोक्ता को एक नोटिस देते हैं और उनका जो भी वेतन मिलता है उसे कुर्क करके भी वसूली की जा सकती है। करदाता के देनदारों से भी वसूली की जा सकती है। जो करदाता के देनदार हैं उनसे भी इसकी वसूली की जा सकती है। यदि न्यायालय के पास कोई राशि करदाता द्वारा जमा की जानी है और उसमें कोई राशि शेष बच जाती है तो उससे भी कर की वसूली की जा सकती है। करदाता की चल संपत्ति को बेचकर भी कर की वसूली की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा भी अपने तरीकों से वसूली की जा सकती है। विदेशों से अगर कोई समझौता है तो उस समझौते के तहत भी कर की जा सकती हैं। अर्थदंड, जुर्माना, ब्याज, अन्य किसी राशि की वसूली भी वैसे ही की जाएगी जैसे वास्तव में वसूली की जाती है। ते हैं वसूली के तरीके। इसमें एक बात और आती है कि करदाता पर मुकदमा चलाकर भी इसकी वसूली की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कर की वापसी की। जैसे नाम से आपको दिख रहा होगा, रिफंड ऑफ टैक्स। यदि कोई करदाता उसके द्वारा जो भी देय कर है उससे अधिक राशि का भुगतान कर देता है तो इस आधिक्य राशि की वापसी ही कर की वापसी कहलाती है। इसका प्रावधान धारा 237 में दिया गया है। विस्तृत अध्ययन आप पुस्तकों से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वापसी कब उदय होती है? तो यदि नियमित कर निर्धारण के आधार पर गणना की गई कर की राशि टीडीएस के बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, के रूप में काटी गई राशि से कम होती है। जो हमने कर की गणना की वो टीडीएस के रूप में कटी गई राशि से कम है, तो इस तरह से वापसी मिल जाती है। अग्रिम कर के रूप में चुकाई गई राशि नियमित कर निर्धारण में गणित कर की राशि से अधिक हो। यदि हम अग्रिम कर चुकाते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अग्रिम कर के बारे में। इसमें अगर हम टैक्स पहले से ज़्यादा चुका देते हैं, बाद में गणना करने पर टैक्स की राशि कम आती है, तो वापसी उदय होती है। किसी भी त्रुटि सुधार के कारण देय कर की राशि कम हो गई हो, किसी अपील के निर्णयानुसार कर की राशि कम कर दी गई हो और करदाता द्वारा ज़्यादा कर का भुगतान किया जा चुका हो। अगर करदाता ने किसी कर का भुगतान ज़्यादा कर दिया हो, बाद में राशि कम हो जाती है तो उसे वापसी मिलती है। दोहरे करारोपण की छूट स्वीकृत हो जाने पर कई बार ऐसी स्थिति आती है कि एक ही चीज़ पर 2 बार कर लग जाता है, तो वैसी अगर छूट स्वीकृत हो जाती है तो उसकी भी वापसी मिलती है। उदाहरण से आप इसके एक समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा नियमित कर निर्धारण के तहत 22,500 रुपये कर की गणना की जाती है। जैसे मैंने कर की गणना का एक वीडियो बनाया था, आप बताया कि कर की गणना कैसे करते हैं। हमने कर की गणना की, जो आता है 22,500 रुपये, लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा टीडीएस के रूप में 25,000 रुपये की राशि काट ली गई है। तो ऐसी स्थिति में 2,500 रुपये अर्थात 25,000 में से 22,500 रुपये हम कम कर देंगे तो ये वापसी के रूप में स्वीकृत होती है। वापसी मांगने के लिए कौन अधिकृत है? वो करदाता जिसने कर की राशि जमा की हो, जिसे हम माना गया करदाता मानते हैं। करदाता के मृत्यु, अयोग्यता, दिवालिया या किसी साझेदारी फर्म का समापन होने की स्थिति में उसका जो वैध उत्तराधिकारी होगा वो कर की वापसी की मांग कर सकता है।
वापसी मांगने की कार्यविधि क्या है, इसका विस्तृत विवरण धारा 239 एवं 240 में दिया गया है। वापसी के लिए करदाता को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ आय की विवरणी और टीडीएस का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। वापसी उस कर निर्धारण वर्ष से 1 वर्ष के भीतर ही की जा सकती है जिस कर निर्धारण वर्ष के लिए वापसी स्वीकृत है। अर्थात अगर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वापसी स्वीकृत है तो हम इसे 2020-21 वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक ही ले सकते हैं। निम्न दशा में कर की वापसी के लिए आवेदन देना अनिवार्य नहीं है। पहला, अगर हमने ई फाइलिंग की हो और टैक्स ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक राशि वापस आ जाती है। अग्रिम कर अथवा स्वयं कर निर्धारण पर अधिक राशि जमा करा देने से, हमने अग्रिम कर के रूप में या स्वयं कर निर्धारण के रूप में अधिक राशि जमा करा दी हो। अपील तथा पुनर्विचार से कर दायित्व कम होने पर, किसी प्रकार अपील या पुनर्विचार से कर दायित्व कम हुआ हो। भूल सुधार से अगर कर दायित्व कम हो गया हो। प्रावधान है जिसको संक्षेप में आप समझ सकते हैं। यदि कर निर्धारण अधिकारी की राय है कि वापसी देने से राजस्व की हानि होगी तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त की अनुमति से वापसी को रोका जा सकता है। ये कर निर्धारण अधिकारी को बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त है। अगर उसे ये महसूस होता है कि राजस्व की हानि हो रही है तो वो प्रधान आयुक्त या आयुक्त अर्थात कमिश्नर की अनुमति लेके इसे रोक सकता है। ये धारा 241A के तहत दिया गया है। अगर वापसी की स्वीकृत राशि में विलंब होने से करदाता प्रतिमाह 1% की दर से साधारण ब्याज के साथ वापसी पाने का अधिकारी हो जाता है। ये प्रावधान धारा 244A में दी गई है। अर्थात ये कि अगर जो राशि वापसी होनी है किसी कारण से उसमें विलंब होता जा रहा है तो करदाता को 1% प्रति माह की दर से ब्याज मिलेगा। अगर करदाता की कोई बकाया राशि है पहले से तो उसकी भी पूर्ति इस कर की वापसी से की जा सकती है, लेकिन इसकी सूचना करदाता को दी जाती है। विस्तृत प्रावधान धारा 245 में दिया गया है। यदि किसी कारणवश करदाता को अधिक राशि वापस कर दी गई है तो अधिक वापस की गई राशि पर प्रतिमाह आधा प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जा सकता है। ये प्रावधान धारा 234D के तहत है। तो ये बात है, ये पूरी चीज़ें हैं कर की वापसी के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपील तथा पुनर्विचार की। अपील तथा पुनर्विचार में मैं इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को पुनः एक सजेशन दूंगा कि विस्तृत अध्ययन आप पुस्तकों से अवश्य करें ताकि आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है, अगर आप इस विषय को समझते हैं, करते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं लगातार, तो आप भी लोगों के कर निर्धारण करने की कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आप बेस से कुछ पैसे। तो आगे बढ़ते हैं। अपील क्या होती है? आयकर के संबंध में प्रारंभ में जितने भी आदेश होते हैं सब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। यदि उस आदेश से असंतुष्ट होने पर उसमें अपरिवर्तन आदि के लिए कोई आवेदन उच्च अधिकारियों को दिया जाता है तो उसे अपील करना कहते हैं। कोई भी परिवर्तन उसमें हमें कराना है तो हम उसके लिए कोई आवेदन करेंगे तो उसी को कहते हैं हम अपील। इस वीडियो में मैंने पूरे कमिश्नर अपील के यहाँ जो अपील की कार्यविधि है उसके संबंध में जो प्रावधान है, उसके संबंध में जो फीस है, उन्हीं को शामिल किया है। तो कमिश्नर अपील के यहाँ अपील से संबंधित प्रावधान जो धारा 249 में दिए गए हैं इस प्रकार हैं। प्रत्येक अपील एक निर्धारित फॉर्म जिसका नंबर 35 है इसमें की जाती है। जिस आदेश के विरुद्ध हमें अपील करनी है उस आदेश के प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। लेकिन यदि कमिश्नर अपील इस बात से संतुष्ट हो जाए कि विलंब का उचित कारण था या स्थिति ऐसी थी जो करदाता के नियंत्रण से बाहर थी तो उस अवधि के बीत जाने के बाद भी अपील को स्वीकृत कर सकता है। यदि करदाता ने आय का विवरणी भरा हो तो उस पर देकर उसे चुकाना होगा। आय का विवरणी भर दिया है तो पहले उस पर देकर चुकाना होगा। यदि आय का विवरणी दाखिल नहीं किया है तो उसे अग्रिम कर चुकाना होगा।
ये 4 चीज़ें हैं जिसके बगैर अपील नहीं स्वीकृत होती। और 5वां है, आवेदन के साथ हमें निम्न फीस जमा करनी होती है। तो क्या क्या फीस लगती है? यदि कर निर्धारण अधिकारी ने गणना की है आय की और कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है तो 250 रुपये। यदि आय 1,00,000 रुपये से अधिक है परंतु 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 500 रुपये फीस लगेगी। अगर 2,00,000 रुपये से अधिक 1,000 रुपये फीस लगती है। और जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, ऐसे मामले जिसका संबंध निर्धारित आय से नहीं है, आय से संबंधित अगर कोई मामले हैं तो ऊपर वाली फीस लगेगी। यदि आय से संबंधित मामले नहीं है और कोई मामला है तो 250 रुपये फीस लगती है। अपील योग्य आदेश कौन कौन से होते हैं, इसका विस्तृत प्रावधान धारा 246A में लिखा हुआ है। कर निर्धारण करते समय या आय निर्धारित करते समय अथवा कर निर्धारित करते समय या हानि की गणना करने का जो भी आदेश है, इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। सीमांत फायदे के मूल्य निर्धारण के आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। ये फायदे हो गया, इसका फायदे हैं, फायदे पढ़िएगा। करदाता का स्टेटस है, जैसे व्यक्ति है कि हिंदू अविभाजित परिवार है या कंपनी है आदि है, इसके निर्धारित करने का कोई आदेश है, उसके संबंध में अपील की जा सकती है। कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण करने के क्या कोई आदेश है जो धारा 147 में दिया गया हो, उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। तलाशी लेने पर कर निर्धारण होता है या पुनः कर निर्धारण होता है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। त्रुटि सुधार के आदेश जिससे कर दायित्व तो बढ़ रहा हो या वापसी घट रही हो, उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। करदाता को अनिवासी का एजेंट मानने का कोई आदेश है तो उस संबंध में अपील हो सकती है। हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन के पश्चात कर निर्धारण का कोई आदेश है तो उस पर अपील हो सकती है। स्रोत पर कर कटौती न करने अथवा उसका निर्धारित अवधि में भुगतान न करने के संबंध में करदाता मानने का आदेश है, इसके विरुद्ध अपील हो सकती है। स्रोत पर कर एकत्रित न करने अथवा निर्धारित अवधि में उसका भुगतान न करने के संबंध में धारा 206C 6A के तहत अगर कोई आदेश है तो उसकी अपील हो सकती है। स्रोत पर कर एकत्रित करने का विवरण या इसका संशोधित विवरण निर्धारित रीति से तैयार न करने के संबंध में धारा 206CB के अंतर्गत आदेश है। कर वापसी की स्वीकृति के संबंध में कोई आदेश हो तो इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ये 12 चीज़ें हैं जिसके विरुद्ध कमिश्नर अपील के यहाँ अपील की जा सकती है। अब निम्न अर्थदंड भी लगाने के विरुद्ध, अगर निम्न अर्थदंड लगा है तो इसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। देखिए कौन कौन से अर्थदंड हैं। अगर निर्धारित समय के अंदर कर चुकाने में चूक किए हैं, धारा 221 के तहत अपील की जा सकती है। नोटिस की पूर्ति न करने पर धारा 271 के तहत अपील की जा सकती है। हिसाब किताब की बहियाँ न रखने पर कोई अर्थदंड लगा है तो उसके लिए धारा 271A है। तलाशी लेने पर कोई अर्थदंड लगा है तो धारा 271A के तहत अपील की जा सकती है। 30/6/2012 के पश्चात तलाशी लेने पर अर्थदंड है, धारा 271A हिसाब को अंकेक्षण कराने में चूक करने पर अगर कोई अर्थदंड लगा है, धारा 271B के तहत, तो इस पर अपील हो सकती है। आय का रिटर्न दाखिल करने में चूक करने पर धारा 271F के तहत अपील हो सकती है। प्रश्नों को उत्तर देने में, कथनों पर हस्ताक्षर करने में, सूचना देने में, निरीक्षण की स्वीकृति देने में, इसमें अगर किसी प्रकार की चूक की गई है करदाता द्वारा तो धारा 272A के तहत अर्थदंड लगा हो तो अपील हो सकती है। धारा 133B में अगर कोई सूचना मांगी गई है और सूचना देने में चूक करता है तो धारा 200 के तहत अपील की जा सकती है। कर काटने की संख्या अर्थात पेन लेने में चूक की गई है, धारा 272B के तहत अपील हो सकती है। उद्गम स्थान पर कर संग्रह करने में चूक करने पर अगर कोई अर्थदंड लगा है तो धारा 271CA के तहत अपील हो सकती है। धारा 275(1)A के अंतर्गत अर्थदंड के संबंध में कोई आदेश है तो धारा 275(1)A के तहत इस पर भी अपील की जा सकती है। अपील में और चीज़ें हैं जिसको मैंने इस वीडियोज़ में शामिल नहीं किया है। कमिश्नर अपील के बाद
अगर करदाता संतुष्ट नहीं होता है तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल में धारा 252 एवं धारा 255 के तहत अपील कर सकता है। इसके निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उसके बाद भी पुनरीक्षण याचिका दाखिल की जा सकती है। इसका विस्तृत विवरण आपको पुस्तकों में मिलेगा, आप उस पर आवश्यक रूप से इसे पढ़िए। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ अपील के बारे में कि अपील की कार्यविधि क्या है, जिसका विस्तृत विवरण धारा 250 में दिया गया है। सबसे पहले कमिश्नर अपील जो है अपील सुनने के लिए तारीख एवं स्थान की सूचना देते हैं। अपील के संबंध में बोलने का अधिकार है। अपील करने वाला स्वयं अथवा उसका प्रतिनिधि, यदि कर निर्धारण अधिकारी है तो वो स्वयं अथवा उसका प्रतिनिधि इस संबंध में बोलने का अधिकार रखते हैं। कमिश्नर अपील को ये अधिकार है कि वह सुनवाई को कुछ समय के लिए रोक सकता है। कमिश्नर अपील निर्णय देने के पूर्व जांच करवा सकता है। कमिश्नर अपील अपीलकर्ता को आवेदन में लिखे तथ्यों के अतिरिक्त अन्य आधार पर भी बोलने की अनुमति दे सकता है। कमिश्नर अपील के निर्णय का आदेश लिखित में होगा। जहां तक संभव होगा अपील की सुनवाई करके अपना निर्णय दाखिल करने वाले वित्तीय वर्ष से एक वित्तीय वर्ष में दे देगा, अर्थात एक वर्ष में उसे निर्णय देना होता है। कमिश्नर अपील की जो भी निर्णय की प्रतिलिपि है प्रधान मुख्य कमिश्नर अथवा मुख्य कमिश्नर अथवा प्रधान कमिश्नर अथवा कमिश्नर को निश्चित रूप से भेजता है। कमिश्नर अपील जो है कर निर्धारण के विरुद्ध अपील के संबंध में कर निर्धारण को संपुष्ट कर सकता है, कम कर सकता है, या रद्द कर सकता है या उसे बढ़ा भी सकता है। जैसे अर्थदंड के संबंध में जो अपील की गई है उसे संपुष्ट कर सकता है, रद्द कर सकता है या उसे कम या अधिक कर सकता है। अन्य कोई अपील है तो जैसा चाहे वैसा वो निर्णय दे सकता है। ये तीनों चीज़ें कमिश्नर अपील के अधिकार थे, जिसका विस्तृत विवरण धारा 251 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं पेनाल्टीज़ की। जब कोई व्यक्ति आयकर के अधिनियम के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करता है, उसमें चूक करता है, तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है और उस पर मुकदमा चलाकर कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। अर्थदंड लगाने के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? किसी वैधानिक दायित्व की अवहेलना करने पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, और यह अर्थदंड लगाना है या नहीं लगाना है ये आयकर प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। किसी भी परिस्थिति में अर्थदंड पूर्व निर्धारित न्यूनतम अर्थदंड से कम नहीं हो सकता, अर्थात किसी के लिए अगर 1000 रुपये दंड है तो उससे कम का दंड नहीं होगा। अर्थदंड लगाने की कार्यविधि जो धारा 274 में दी गई है, अर्थदंड लगाने के पूर्व करदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना होगा। ऐसी दशा में अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अर्थदंड गैर कानूनी हो जाएगा। यदि आयकर अधिकारी 10,000 रुपये से अधिक और सहायक कमिश्नर या उप कमिश्नर 20,000 रुपये से अधिक के अर्थदंड लगाता है तो उसे संयुक्त कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेनी होती है। प्रत्येक आयकर प्राधिकारी को अर्थदंड के आदेश की प्रतिलिपि कर निर्धारण अधिकारी को भेजनी होती है, जब तक कि वह प्राधिकारी स्वयं कर निर्धारण अधिकारी न हो। तब प्रतिलिपि अपने उच्चाधिकारी को भेजनी होगी। यदि वो स्वयं अधिकारी है तो अलग बात है। एक से अधिक धारा के अंतर्गत प्रावधानों का अवहेलना करने पर एक साथ सभी धाराओं में अर्थदंड लगता है। तो ये अर्थदंड की बिल्कुल संक्षिप्त चीज़ें हैं, सामान्य सिद्धांत हैं। विस्तृत चीज़ें आपको पुस्तक में मिलेंगी। इसके बाद अर्थदंड के बारे में एक टेबल है, आप इस टेबल को देखिए। ये धाराएं हैं, चूक का कारण है और क्या अर्थदंड उस पर लगता है। तो ये देखते जाइए आप, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। धारा 221(1) कर चुकाने में चूक करता है तो अधिकतम बकाया कर की राशि के बराबर उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। आय की रिपोर्ट कम करता है तो देय कर की राशि का 50% अर्थदंड लगाया जा सकता है।
आय की कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है तो देय कर की राशि का 200% अर्थदंड लगाया जा सकता है। बही खाते प्रपत्र आदि रखने में चूक करता है तो 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। 1/6/7 के पश्चात परंतु 1/7/2012 से पहले अगर कोई तलाशी ली गई है और कोई आय मिलती है तो ऐसी छिपाई गई आय के 10% के बराबर अर्थदंड लगाया जा सकता है। 30/6/2012 के पश्चात अगर तलाशी ली गई है तो छिपाई गई आय के 10% से 60% के बराबर तक अर्थदंड लगाया जा सकता है। कुछ छिपाई गई आय मिल गई है, धारा 115 BBE के अंतर्गत देय कर का 10% एवं धारा 271 AAB के अंतर्गत भी इस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। बही खातों का अंकेक्षण नहीं कराते हैं या अंकेक्षक रिपोर्ट लेने में आनाकानी करते हैं या रिपोर्ट दाखिल करने में चूक करते हैं, कुल टर्नओवर या सकल प्राप्तियों का 0.5% या 1,50,000 रुपये, जो दोनों में कम होगा इसके बराबर अर्थदंड लग सकता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने में चूक करने पर जो भी न काटी गई कर की राशि है उसके बराबर अर्थदंड लगता है। उद्गम स्थान पर कर एकत्रित करने में चूक करने पर जितनी राशि एकत्रित नहीं की गई है उसके बराबर उस पर अर्थदंड लगता है। चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा राशि न लेने पर ऋण अथवा जमा की जो भी राशि है उसके बराबर अर्थदंड लगता है। रोकड़ में यदि किसी ने 2 लाख रुपए या अधिक का भुगतान किया है तो जितनी राशि उसने भुगतान की है उसके बराबर अर्थदंड उसको लगता है। चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा या ऋण वापस नहीं किया है उसने तो धारा 269T के तहत जो भी वापस की गई जमा राशि के बराबर है टैक्स लगता है। वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में चूक करता है तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगता है। धारा 285B(A) के अंतर्गत अगर कोई भी विवरण गलत देता है, कोई सूचना गलत देता है तो 50,000 रुपये अर्थदंड लगता है। कर की कटौती या कर संग्रह का विवरण दाखिल करने में चूक करता है तो कम से कम 10,000 रुपये और अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की पेनाल्टीज लगती है। रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में गलत सूचना देते हैं तो प्रत्येक रिपोर्ट या प्रमाण पत्र के लिए 10,000 रुपये पेनाल्टीज लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति कर निर्धारण के संबंध में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने से मना कर देता है, किसी प्रकार से हस्ताक्षर करने से मना कर देता है या कोई मांगी गई सूचना या विवरण नहीं देता है तो ऐसे प्रत्येक चूक के लिए उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। धारा 94(6) के अंतर्गत दिए गए नोटिस की पूर्ति में चूक करने पर 100 रुपये प्रतिदिन के दिन के हिसाब से अर्थदंड लगता है। धारा 133B के अंतर्गत वांछनीय सूचना देने में चूक करने पर 1,000 रुपये प्रतिदिन की दर से टैक्स लगता है, अर्थदंड लगता है। इसी प्रकार से अगर स्थायी खाता संख्या पेन नंबर जो लेना है और पेन नंबर अगर किसी ने नहीं लिया है तो उस पर 10,000 रुपये की दर से टैक्स लगता है। एक इसमें और है, यदि कर कटौती खाता, टेन नंबर या कर संग्रह खाता नहीं लिया गया है तो इस संबंध में भी 10,000 रुपये की पेनाल्टीज लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए होंगे। इन सारे इस वीडियोस को बनाने में कई सारे पुस्तकों का मैंने सहयोग लिया, कई सारे वेबसाइट पे अध्ययन किया, इनकम टैक्स के साइट का अध्ययन किया। फिर भी हो सकता है कि किसी धाराओं को लिखने में कोई त्रुटि हो सकती है, इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे आप पुस्तकों से अवश्य पढ़ें। पुस्तक की जानकारी ऑथेंटिक होती है। आप आयकर के विभाग की वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो आप लोगों को वीडियोस पसंद आए होंगे, आप लोग कमेंट्स कीजिए। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर मैं आगे के और वीडियोस तैयार कर सकूं। धन्यवाद आप सभी का।